ब्रेकिंग आई खामनेई के कत्ल से जुड़ी हुई समय की एक बड़ी खबर। तो खामनेई के कत्ल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, खामनेई के कत्ल से जुड़ी हुई खबर यह है कि कुछ कमांड इस्माइल कानी हिरासत में है। कुछ कमांडर इस्माइल कानी को हिरासत में लिया गया है। इस्माइल कानी पर दरअसल गद्दारी करने का शक है। इस्माइल कानी को आईआरजीसी ने हिरासत में लिया। खामनेई की मुखबिरी के शक में आईआरजीसी का यह बड़ा एक्शन एक तरह से नजर आता है। आप ये मान के चलिए पिछले काफी वक्त से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि आखिर कैसे खामनेई का वो सुरक्षा घेरा ये कहा जाए डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन दरअसल वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर खामनेई एलिमिनेट हुए उसकी बहुत बड़ी वजह थी यही इस्माइल कानी। क्या इस्माइल कानी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? ये एक बड़ी बात, बड़े सवाल लगातार लोगों के जहन में है। दरअसल बहादुर कमांडर या मोसाद का जासूस, ईरान के कुछ फोर्स का चीफ या फिर नेतन्याहू का सबसे बड़ा मुखबिर, आज तेहरान की गलियों से लेकर बेरूत के मलबे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। वो नाम है ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, वो शख्स जिसे कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बनाया गया और आज वही खामनेई की मौत के बाद शक के सबसे ज्यादा घेरे में है। क्या आयतुल्लाह खामनेई को उनके ही सबसे भरोसेमंद सिपाहसालार ने बेच दिया? क्या 28 फरवरी की उस काली रात की लोकेशन कानी ने ही लीक की? आज ईरान के सबसे बड़े गद्दार का होगा पोस्टमार्टम। पिछले 6 साल और कुछ ऐसी मौतें जिन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, रईसी, हानिया, नसरुल्लाह और अब खुद आयतुल्लाह खामनेई। ये मामूली लोग नहीं थे। इनका मूवमेंट इतना गुप्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर मोसाद को इनके बेडरूम तक की खबरें कैसे लगी? शक की सुई इस्माइल कानी पर जाकर रुकती है। याद कीजिए 31 जुलाई 2024 को तेहरान का वो सेफ हाउस जहां इस्माइल हानिया रुके थे। सुरक्षा की जिम्मेदारी कानी की कुछ फोर्स की थी, लेकिन बम हानिया के बिस्तर के नीचे पहले से फिट था। बिना अंदरूनी मिली भगत के ये नामुमकिन था। क्या कानी ही वो इनसाइडर है जिसने मोसाद के लिए ईरान का दरवाजा खोल दिया है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद ने दुनिया को चौंका दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि हमने जिस यूनिट को मोसाद से लड़ने के लिए बनाया है उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। इशारा साफ था, ओवरसीज इंटेलिजेंस और इस्माइल कानी। दावा है कि कानी के साथ 20 और बड़े अधिकारी इजराइल की पेरोल पर हैं। यही नहीं, जब बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन पर हमला हुआ था तो कानी वहीं थे। मीटिंग इतनी गुप्त थी कि सिर्फ चंद लोगों को पता था। हमला हुआ, सैफुद्दीन मारे गए, लेकिन कानी चमत्कारी ढंग से बच निकले और 2 दिन तक गायब रहे। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े डील का हिस्सा? खामनेई को एक खास बैठक के लिए किसने राजी किया? नेतन्याहू के पास उस मीटिंग का मैप किसने भेजा? अगर कानी गद्दार है तो ईरान का अंत निश्चित है, और अगर वो नहीं तो फिर वो विभीषण कौन है?
जो ईरान की बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। सस्पेंस बरकरार है, लेकिन तेहरान अब अपनों के ही साए से डर रहा है। 6 साल, कई बड़े दिग्गज और एक ही सवाल, क्या ईरान के भीतर ही कोई विभीषण बैठा है? कासिम सुलेमानी से लेकर और नसरुल्लाह इस्माइल हानिया से लेकर अब खुद सर्वोच्च नेता अली खामनेई तक ईरान ने अपने सबसे अनमोल नगीने खो दिए हैं। ये सिर्फ इजराइल की ताकत नहीं, ये तेहरान की अपनी सुरक्षा में वो सुराख है जिसे गद्दारी ने बड़ा किया है। ईरान ने दुनिया को डराने वाली मिसाइलें तो बना ली, हजारों किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन भी तैयार कर लिए, लेकिन वो उन गद्दारों को पहचानने में चूक गया जो उसकी अपनी सफों में छिपे हैं। जब जब कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, सटीक लोकेशन और पल पल की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचती रही। क्या ईरान की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है या फिर गद्दारी का दीमक तेहरान की बुनियाद को खोखला कर चुका है? हथियार जंग जीत सकते हैं, लेकिन गद्दार मुल्क को कमजोर कर देते हैं। ईरान के लिए चुनौती इजराइल की मिसाइलें नहीं, बल्कि अपने ही घर में छिपे वो चेहरे हैं जिन्होंने वतन का सौदा कर लिया है। सवाल आज वही है, अगला नंबर किसका है और कब तक अपनों के खून से ये जमीन लाल होती रहेगी? और करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड दामोदर सिंह जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर पीके गुप्ता जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा का। मैं जल्दी से एक बार कर्नल शिवदान सिंह जी आपसे जानना चाह रही हूँ, कुछ कमांडर और ये कहा जाए कि सबसे बड़ी पोजीशन होल्ड करने वाले कमांडर इस्माइल कानी, जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होने के बड़े आरोप लग रहे हैं, और कहा जाता है कि जिस रूप में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसके बाद से लगातार वो रडार पर रहे। कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं सर? देखिए, आपको याद होगा कि जब इससे पहले ईरान और इजराइल में ये मिसाइल युद्ध हुआ था जून में, तो उस वक्त इजराइल ने चुन चुन करके ईरान के कमांडर को मारा था और ऐसी ऐसी जगहों पर हमले किए थे जो कि इमेजिन नहीं किया जा सकता। उस वक्त भी यही पूरे विश्व में सबको प्रसिद्ध हो गया था, सबको पता लग गया था कि इजराइल के एजेंट जो हैं वहां पर मौजूद हैं ईरान में, और इवन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसमें भी इजराइल के एजेंट हैं जो इजराइल को सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए ईरान की जो अपनी डिफेंस है, जब इतने उसके इजराइल के एजेंट वहां पर मौजूद हैं, तो ईरान चाहे कितना भी पावरफुल बन जाए मगर उसकी डिफेंस वीक ही रहेगी, क्योंकि जहां भी वो अपने आप को डिफेंस लेगा, जहां भी प्रोटेक्शन के काम करेगा, उनकी असली सारी इंफॉर्मेशन इजराइल को मिल जाती है, तो वो सटीक हमले करेगा और उसे बर्बाद कर देगा। और सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैं दोबारा लौटूं लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं। दरअसल इस्माइल कानी के बारे में जो कहा जाता है, खासतौर से 2020 में जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में, उसके बाद में बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से दी गई थी कासिम सुलेमानी के बाद में इस्माइल कानी को। और जितने भी ये कहा जाए कि प्रॉक्सीज हैं, एक तरह से उनके कोऑर्डिनेशन और उनको लीड, उनको कमान और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली बड़ी भूमिका कुछ फोर्स के बड़े कमांडर के तौर पर एक तरह से जाने जाते हैं। लेकिन जिस रूप में बार बार पीके गुप्ता जी इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है, अभी हाल ही में आज ये खबर आई कि आईआरजीसी को बहुत लंबे वक्त से शक था और एक तरह से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगर ये 1% भी सच हुआ तो ये कहा जाए कि खासतौर से कानी ने सौदा कर दिया ईरान का, या फिर ये दबाव भी हो सकता है कि जो हाल सुलेमानी का हुआ वो हाल यहां पर इनका हो सकता है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। इस बात पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं वैसे पीके गुप्ता जी, पीके गुप्ता जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी जी, सभी लोग को वंदे मातरम। नैना जी, मेरा नाम डॉक्टर डीके गुप्ता है। अच्छा, माफ कीजिएगा सर। जी, मैं ठीक करवाती हूँ, डॉक्टर डीके गुप्ता जी।
देखिए एक्चुअली पूरे जो हम डिफेंस स्टडीज में जाएं तो जो वारफेयर का एक बहुत ही बड़ा सशक्त जो पहलू होता है वो होता है कि हम किस तरह से युद्ध से पहले या युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान हम किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करें सिस्टम के अंदर। और इजराइल और ये ऐसा नहीं है, हमारी भारत की रा भी चाहती है, ISI भी चाहती है, MI6 भी चाहती है, CIA भी चाहती है। अब किस के पास कितना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म कितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा सक्सेस रेट लेके जाता है। मोसाद का सक्सेस रेट उसमें बहुत ज्यादा है। देखिए अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स बहुत छोटी है इजराइल की, लेकिन बहुत सारे देशों के पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं वहां पे जाके। तो इन्हें देखा जाए तो छोटा देश है, लेकिन अब यहाँ पे गद्दारी की बात है। देखिए नसरुल्लाह का जो मौत हुआ वो भी गद्दारी थी। और जो पिछली बार जब अटैक हुआ था जून में, तो जून में अटैक हुआ था तो सबसे बड़ी इसमें बात ये थी कि जब अटैक किया इजराइल ने, तो जिनको जो एयर सिस्टम था जो कि उनके अटैक को बचाता, वहां पे ऑपरेटर्स जो थे वो उनके मोसाद के आदमी थे। सोचने की बात है, मतलब उन्होंने उस सिस्टम को फेल कर दिया और उस जाके 8 साइंटिस्ट को मारा इजराइल ने। तो ये एक बहुत ही जो सक्सेस रेट जो है मोसाद का और CIA का बहुत ही अच्छा है। और इसी की वजह से उन्होंने देखिए वेनेजुएला में 2-3 महीना से पूरा का पूरा रेकी कर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी कि वो अगर खाना खा रहे हैं कुत्ते को ऐसे घुमाने ले जा रहे थे कैसे करेंगे। तो इतनी सारी चीजें और लोगों को पता नहीं चल रही है, उनके आसपास ही हो रही है। इसमें कोई शक नहीं। जी जी जी। तो ये इनकी इतनी एक्सपर्टाइजेशन है इसके अंदर। और ईरान में एक दिन मैं दूसरे टीवी चैनल पे था और एक वहां पे एक्सपर्ट थे, वो बोल रहे थे कि बड़ी खुददारी कोई नहीं है ईरान के सेनाओं में, खुददारी बहुत ज्यादा है, वो कभी एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो मैंने उस दिन भी कॉन्टेस्ट किया था कि किसी भी कौम में कहीं पर भी आज तक जो है डिफेंस स्टडीज में अगर देखेंगे जहां भी लड़ाइयां हुई हैं और जहां भी बड़े सेटबैक हुए हैं वहां पर कहीं ना कहीं खुददारी की वजह से ही हुई हैं। और उस दिन में मैंने 3-4 एग्जांपल जो दिए थे। देखिए अभी अहमदी नेजाद ने क्या बोला था कि जिस यूनिट को सीक्रेट यूनिट जो IRGC की है उसका हेड ये प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ा, उसका हेड ही मोसाद का एजेंट निकला। तो ये इराक के अंदर जो वर्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन चलता है। इसीलिए तो कहा जाता है गुप्ता जी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, और यहाँ पर तो सिर्फ वॉर ही वॉर यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि ऐसा पहली बार मौका नहीं है जब इस्माइल कानी पर इस तरह से एलिगेशंस लगे हों। उसके कई रीजंस रहे हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पर जिक्र किया DK गुप्ता जी ने नसरुल्लाह की मौत का, दरअसल हिजबुल्लाह का लीडर जिस दौरान नसरुल्लाह की मौत हुई 2024 में, बताया जाता है कि उससे ठीक उस मौत के कुछ देर पहले ही मीटिंग करके निकले थे, खासतौर से इस्माइल कानी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।